आज हम महाराणा सांगा और उनके उत्तराधिकारी के बारे में इसमें जानकारी हासिल करेंगे। महाराणा संग्राम सिंह, जो इतिहास में सांगा के नाम से अधिक जाने जाते हैं, उनका जन्म 1481 ईस्वी में हुआ था। संग्राम सिंह सबसे छोटे थे और उनका राज्य का उत्तराधिकारी होने की उनकी कोई संभावना नहीं थी। सांगा के उत्तराधिकारी होने के बारे में एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी के कारण उनमें और पृथ्वीराज में ऐसी गंभीर लड़ाई हुई कि दोनों लहूलुहान हो गए और सांगा की एक आंख भी इसमें चली गई। ऐसा माना जाता है कि सांगा इस लड़ाई के बाद अजमेर पहुंचकर करमचंद पवार के यहाँ रहे। जब करमचंद को वास्तविक स्थिति का पता लगा तो उन्होंने ससम्मान उनको अपने यहाँ पर रखा और अपनी पुत्री की शादी भी उनके साथ कर दी। मेवाड़ में इस समय तक जयमल और पृथ्वीराज, जो उनके भ्राता थे, उनकी मृत्यु हो गई। सांगा के जीवित होने की बात को जब महाराणा रायमल को पता लगा तो उन्होंने करमचंद के पास संदेश भेजा। यूँ आदेश पाकर करमचंद पवार सांगा सहित रायमल के दरबार में उपस्थित हुए। रायमल ने महाराणा सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उनकी मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठे। जब महाराणा सांगा गद्दी पर बैठे तब मेवाड़ आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। अनेक सामंत और शासक मेवाड़ के प्रभाव से मुक्त होने से ही संतुष्ट नहीं थे, अपितु मेवाड़ का अस्तित्व मिटाने को उत्सुक थे। राजपूत शासक ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुस्लिम सुल्तानों ने भी मेवाड़ को अपना आखेट का मैदान बना रखा था, किंतु सांगा ने इन सारी परिस्थितियों का अदम्य साहस से सामना किया। सांगा ने सबसे पहले अपनी सीमा पंक्तियों को मजबूत करने की ओर ध्यान दिया। उन्होंने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा के परगने जागीर में दिए और अपनी उत्तर पूर्वी सीमा को उनके माध्यम से सुदृढ़ किया। दक्षिण पश्चिमी सीमा के संदर्भ में उन्होंने सतर्कता भी रखी। सिरोही, वागड़ और मारवाड़ के शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर उन्होंने एक राजपूत राज्यों का संगठन बना लिया था। ईडर पर भी अपने गुट के व्यक्ति रायमल को बिठाकर राणा ने राजपूतों के मैत्री संघ को बलवान बना दिया। इस प्रकार महाराणा की विस्तारवादी नीति को बल देने वाला यह सुदृढ़ कदम था, लेकिन इसके कारण आसपास के राज्यों में उनके प्रति ईर्ष्या जागृत हो उठी। उसमें सबसे प्रमुख था मालवा। मालवा के सुल्तान अपनी प्रसारवादी नीति के कारण मेवाड़ के सीमावर्ती राज्यों को अपने राज्य में मिला देना चाहता था। उसने बूंदी, मांडलगढ़, जहाजपुर आदि क्षेत्रों पर अधिकार करने के कई प्रयास भी किए, लेकिन मेवाड़ में महाराणा कुंभा और सांगा जैसे वीर शासकों के होने के कारण वो इसमें सफल नहीं हो पाया। मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक जो संघर्ष था उसका कारण उत्तराधिकारी संघर्ष था। 1511 में मालवा के सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र महमूद द्वितीय सुल्तान बना, परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रही। महमूद के भाई साहिब खान ने सरदारों से मिलजुल कर एक षड्यंत्र द्वारा महमूद को हटा स्वयं सुल्तान बन गया। तब मैदिनी राय ने साहिब खान की सेना को पराजित कर पुनः महमूद को गद्दी पर बिठा दिया, जिससे महमूद ने प्रसन्न होकर मैदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। यह बात षड्यंत्रकारियों को अच्छी नहीं लगी। अब उन्होंने एक और मैदिनी राय के खिलाफ महमूद को भरना शुरू कर दिया। महमूद वास्तविक स्थिति समझ भी नहीं पाया। उसने सोचा यह सब मैदिनी राय के कारण हो रहा है तो क्यों ना उसे ही खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसे इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। ऐसी स्थिति में महमूद भयभीत हो गया और गुजरात के सुल्तान के पास सहायतार्थ चला गया। गुजरात की सेना मांडू की ओर बढ़ी। इधर मैदिनी राय ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी। सांगा भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए। वे मैदिनी राय के साथ मांडू के लिए रवाना हुए। वे सारंगपुर पहुंचे होंगे कि इसी बीच फरवरी 13, 1518 ईस्वी को महमूद ने गुजरात सेना की सहायता से मांडू पर आधिपत्य कर लिया। तब अतः महाराणा पुनः मैदिनी राय के साथ चित्तौड़ लौट आए और मैदिनी राय को गागरोन, चंदेरी आदि प्रदेशों की जागीर प्रदान की, जिससे महमूद को क्रोधित हो जाना स्वाभाविक था।
महमूद इस कारण मेवाड़ पर आक्रमण के अवसर को खोना नहीं चाहता था। 1519 में महमूद ने पूर्ण शक्ति के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मुसलमानों की करारी हार हुई और अत्यधिक जनधन की हानि हुई। स्वयं सुल्तान बंदी बनाकर चित्तौड़ लाया गया, जहां उसका इलाज करने के बाद काफ़ी धन आदि देकर ससम्मान मांडू भेज दिया गया। सुल्तान ने भी अधीनता स्वीकार